नमस्कार सभी को, हिंदी वाग्मिता में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अगर हम संज्ञा की मूल अवधारणा की अगर हम बात करें तो इस सृष्टि में, इस संसार में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का नाम संज्ञा है। आचार्य कामता प्रसाद गुरु का जो मत है उसके अनुसार संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे वस्तु, भाव या जाति का बोध, जीव का बोध होता हो। आगे हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकार की। तो कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के दो प्रकार बताए हैं, वस्तुवाचक और भाववाचक। वस्तुवाचक संज्ञा है जिसमें उन्होंने बाह्य जगत की समस्त वस्तुओं का नाम उसमें शामिल किया है, और भाववाचक में उन्होंने आंतरिक जगत की जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भी स्थितियां हैं, उनको उन्होंने भाववाचक संज्ञा में स्थान दिया है। आंतरिक जगत यानी अंतःकरण की जितनी भी है, जितनी भी भावनाएं हैं, जैसे लोभ, क्रोध, ममता है, मानवता है, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आती है। अब उन्होंने वस्तुवाचक संज्ञा में दो भेद किए हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक किसी विशेष प्रकार के विशेष व्यक्ति का अगर नाम लिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो आधुनिक व्याकरण है उनके अनुसार तीन भेद किए गए हैं, लेकिन अंग्रेजी का जब प्रभाव आया है तो हमने 5 भेद करना शुरू कर दिया। परंतु अगर परीक्षा में आता है और ऑप्शन में अगर 3 है तो आप 3 भेद ही करोगे। अगर नाम लेके पूछा जाता है कि कामता प्रसाद गुरु ने कितने भेद किए हैं तो 2 बताएंगे। अगर सामान्य तौर पे पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं तो आप 3 भेद बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम इन संज्ञाओं को पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने बात की है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान, यहाँ व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं कहेंगे, हम स्थान भी सम्मिलित करेंगे इसमें। कोई भी जो विशिष्ट चीज है, जैसे अगर चंद्रमा है तो हमारे दृष्टि में चंद्रमा एक ही है, और हम जब चंद्रमा की बात करेंगे तो हम किसी और ग्रह के चंद्रमा की बात नहीं करते, हम अपने ही चंद्रमा की बात करते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे सूर्य है, एक ही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। लेकिन तारे तारे अनेकों हैं, हम किसी विशेष तारे के बारे में अगर बात करेंगे तो नाम लेके करेंगे, जैसे ध्रुव तारा है। तो तारे असंख्य हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए हम तारों को जातिवाचक संज्ञा में शामिल करेंगे। वैसे ही दूसरी बात अगर हम करें तो अगर हम कहते हैं फूल, दूसरा हम कहेंगे गुलाब, ठीक है। इसी तरह हम कहेंगे नदी और कहेंगे गंगा। अब इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, फूल जातिवाचक संज्ञा है तो आप कह दोगे गुलाब फूल का एक प्रकार ही तो है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नहीं, गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता। गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा तब होगा जब वो किसी व्यक्ति के तौर पे आएगा, किसी व्यक्ति के नाम के तौर पे अगर आएगा तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन गंगा तो एक ही है, गुलाब के फूल तो बहुत सारे हैं, एक विशेष ही तो फूल नहीं है ना कि इस संसार में एक ही गुलाब का फूल बचा है तो वो व्यक्तिवाचक हुआ। नहीं, गुलाब भी हजारों हैं, बहुत सारे गुलाब होते हैं, तो गुलाब भी जातिवाचक संज्ञा ही है। इसी तरह अगर कमल कहोगे तो कमल भी जातिवाचक संज्ञा है। अब हम कहेंगे अगर नदी कहा है तो नदी जातिवाचक है, लेकिन गंगा एक ही है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहेंगे गाय, गाय तो गाय जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम कहेंगे कामधेनु, कामधेनु तो कामधेनु तो एक ही है, इसलिए कामधेनु व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे हम बढ़ते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का। जो भी किसी विशिष्ट एक ही, आप इतना मान के चलिए कि एक ही संसार में वो चीज होनी चाहिए, तभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, अन्यथा वो सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरी बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन नहीं बन सकती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में अगर प्रयोग करते हो
तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। आगे चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो है जिन ऐसी वस्तुओं का नाम होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ तोल या माप सकते हैं, तो वो सारी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे पानी, सोना, तेल, दूध, कोयला और भी जितनी भी वस्तुएं हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जो काउंटेबल नहीं है, जिन्हें तोला या मापा जा सकता है, वो सारी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञाओं में शामिल है। फिर है समूहवाचक। समूहवाचक एक ही प्रकार के समूह का या समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे संसद, जहाँ सांसद बैठते हैं, बहुत सारे सांसद बैठते हैं, वो संसद है। विधानसभा है, कक्षा है, विद्यालय है, ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे व्यक्तिवाचक को हम जातिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। आप कहेंगे भारत तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जयचंद ये भी तो कोई व्यक्ति ही है, अब इसको एक व्यक्ति को हमने बहुवचन क्यों बनाया? तो ये ध्यान रखेंगे कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में होती है तो वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जयचंद यहाँ क्यों कहेंगे कि हम जयचंद को उसके गुण के आधार पर हमने यहाँ प्रयोग किया है। जयचंद को गुण के आधार पर हमने यहाँ प्रयुक्त किया है कि जो भी गद्दार होता है उसे हम जयचंद कह देते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में गद्दारों की कमी नहीं है, तो हमने कहा जयचंदों की कमी नहीं है। तो ये जयचंद एक व्यक्ति था, परंतु वो अपने गुणों के आधार पर अब जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। वैसे ही अगर हम कहें श्रवण कुमार, अगर सिर्फ श्रवण कुमार कहे तो वो एक व्यक्ति था, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। परंतु अगर कहे कि उनका पुत्र तो श्रवण कुमार है, तो श्रवण कुमार वहां जातिवाचक संज्ञा होगा। कैसे? क्योंकि वो श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता का आज्ञाकारी था, अपने माता पिता की सेवा करता होगा, तो उन्होंने उसे श्रवण कुमार कहा, इसलिए वो श्रवण कुमार जातिवाचक है। अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट है जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयुक्त करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ नेताजी कौन है? तो आप सभी बता देंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि हमें बापू के आदर्शों पे चलना चाहिए, तो आप ये नहीं पूछोगे कि कौन बापू, आप सभी तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। तो अगर हम कहें नेताजी या बापू, तो ये दोनों ही अगर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि भारत में नेता बहुत है, सभी जगह नेता तो होते ही हैं। अगर हम नेताजी और बापू दोनों स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाते हैं, तो अगर हम नेताजी और बापू इन दोनों शब्दों को स्वतंत्र प्रयोग में लाते हैं तो नेताजी और बापू जातिवाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन जब हम इनका वाक्य में प्रयोग कर देते हैं और वाक्य के अनुसार हमें पता चलता है कि किनके बारे में बात हो रही है और हम उसी व्यक्ति का सोचते हैं, जैसे नेताजी अगर हमने कहा तो हम आज के किसी नेता की बात नहीं हम कर रहे थे, हम सुभाष चंद्र बोस की ही बात कर रहे थे, उन्हें नेताजी कहते हैं। और बापू, महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, तो ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होगी। यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होगी। ये आपको समझ में आया होगा।
तीसरा अगर हम पॉइंट लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं कुछ होती है मूल भाववाचक संज्ञाएं, जैसे लोभ, मोह, क्रोध, ये सब है मूल संज्ञाएं। लेकिन कुछ है जिनकी व्युत्पत्ति होती है। कैसे? जैसे अगर मैं कहूं मानव, तो ये मानव जातिवाचक संज्ञा है। अब मैंने इसमें जोड़ा ता, तो ये हो गई मानवता। मानवता, अब मानवता हो गई भाववाचक संज्ञा। मानव जातिवाचक संज्ञा था, परंतु हमने प्रत्यय जोड़ा ता, तो मानवता बन गई भाववाचक संज्ञा। वैसे ही अगर हम सुंदर, इसमें हम जोड़ते हैं ता प्रत्यय, तो ये हो गई सुंदरता। क्या हो गई? सुंदरता। तो सुंदर है विशेषण और सुंदरता है भाववाचक संज्ञा। हमने विशेषण में प्रत्यय जोड़ा, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से आप विशेषण और भाववाचक संज्ञा, इनमें अगर अंतर करना हो, ये विशेषण और भाववाचक संज्ञा ये दोनों समान सी ही दिखती है। जैसे अगर हम कहें स्वस्थ और हम कहें स्वास्थ्य, तो ये दोनों समान रूप से दिखने वाले शब्द हैं, परंतु स्वस्थ विशेषण है और स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा है। अब कभी भी यहाँ अगर आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप सिंपल सी ट्रिक यूज करेंगे कि विशेषण के साथ अगर कोई अन्य संज्ञा शब्द आप प्रयुक्त कर सकते हैं, तो वो विशेषण होगा। अगर इसके साथ संज्ञा शब्द, जैसे स्वस्थ मनुष्य, अगर हम कहें स्वस्थ मनुष्य, तो ये विशेषण होगा। ये मनुष्य का विशेषण हो गया कि मनुष्य स्वस्थ है। तो विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर करना है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि जो भी विशेषण शब्द आया है, उसके आगे आप संज्ञा का प्रयोग करके देखेंगे। अगर वो संज्ञा का प्रयोग उचित हो रहा है, वहां आराम से आप कर पा रहे हैं, तो वो विशेषण होगा, अन्यथा वो भाववाचक संज्ञा होगी। इतना समझ में आया होगा आपको। अब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण भी आपने सीख लिया कि बहुत सारे ऐसे विकारी और अविकारी शब्द होते हैं जिनको हम कुछ प्रत्यय लगाकर, जैसे ता है या य प्रत्यय है, इस तरह के प्रत्यय हम लगा के और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं, जिन कुछ मूल होती है और कुछ व्युत्पत्ति वाली होती है, जिनका निर्माण हम कर सकते हैं। इसी के साथ आशा करती हूँ आप सभी को कक्षा अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हिंदी वाग्मिता के साथ। धन्यवाद।